ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ओके। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन कर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। भारत ने टिकाऊ विकास की नीति के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए जून सन 2008 में एक महत्वाकांक्षी NAPCC का शुभारंभ किया है, यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। टिकाऊ विकास, जिसके विषय मैंने पूर्व में आपको क्लास में चर्चा किया था। टिकाऊ विकास क्या है? टिकाऊ विकास का मतलब विकास हम इस प्रकार से करें जिससे हमारा वर्तमान तो सुरक्षित रहे और उसके साथ साथ भविष्य भी संरक्षित रहे। आने वाले संतति यानी जनरेशन को भी विकास के सभी रास्ते सुलभ हो सके। तो जिस प्रकार से आज हम विकास कर रहे हैं, वह विकास आने वाले भविष्य के लिए भी बना रहे। एग्जाम्पल के रूप में, आज अगर हम पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं और बड़े चीप दामों पर उसका उपयोग करके अपनी विकास की गति को बढ़ा रहे हैं, ये स्थिर है, यह बात क्लियर है कि आने वाले कुछ समय में, यानी कि 100 वर्षों के अंतर में, ये पेट्रोलियम पदार्थ पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अब आज हम इसको द्रुत गति से इस्तेमाल करते रहे और कुछ समय के बाद, यानी 100 वर्षों के बाद, ये पेट्रोलियम पदार्थ वास्तव में समाप्त हो गए, तो जाहिर सी बात है हमारी गाड़ी चलना बंद हो जाएगी, हमारी गाड़ी रुक जाएगी, हम अपनी गाड़ी को द्रुत गति नहीं दे पाएंगे। और जब हमारी गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, हमारे मशीनरी वर्क्स बंद हो जाएंगे, तो इंडस्ट्रीज रुक जाएंगे और हम वापस लगभग 200-300 साल पहले जैसी जिंदगी थी, एक लेमैन जैसी लाइफ, एक विलेजर जैसी लाइफ में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में हमारा विकास शून्य हो जाएगा। हम तो इस दुनिया में विकसित रूप से अपने जीवन का सुख उपभोग करके चले जाएंगे, लेकिन हमारी जनरेशन, उसके सामने आज से 200-300 वर्ष जैसा मंजर तैयार हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, विकास में सुधार करना और विकास इस प्रकार से करना कि उनके लिए भी सारे रास्ते सुलभ रहे। यानी अब यूं कहा जाए कि पेट्रोलियम पदार्थ रोक दिया जाए, बिल्कुल से इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है विकास तो अभी हमारा तुरंत रुक जाएगा। तो अब क्या विकल्प अपनाया जाए? इसमें यह विकल्प अपनाया जा सकता है कि हम अपने विकास को लिमिटेड रूप से करें और प्रयास करें, कोशिश करें कि जल्दी कोई वैकल्पिक रास्ते अपना लें जिनसे कि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और विकास के अन्य सोर्स बने रहें, जिससे आने वाले संतति के पास ये पेट्रोलियम पदार्थों के साथ साथ अन्य विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे में अगर हम सोलर सेल्स और सोलर एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे में अगर हम बायो केमिकल्स या बायो प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो ऐसे तत्व हैं जो कि काफी लंबे समय तक हमारे साथ रह सकते हैं, उपस्थित रहेंगे और इससे वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती रहेगी। तो इस दृष्टिकोण से वैश्विक समुदाय ने विश्व के लगभग सभी देशों को आगाह कराना शुरू किया कि भारत ही नहीं, विश्व के सभी देश ऐसे कमिटमेंट को करें जिससे कि सस्टेनेबल यानी टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल ग्रोथ की नीतियों को अपनाया जाए। इसी प्रक्रिया के तहत भारत ने भी राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का निर्माण किया और इस कार्य योजना, जिसके तहत भारत ने सतत विकास के लिए 8 राष्ट्रीय मिशन व्यवस्थित किए। 8 राष्ट्रीय मिशन क्या है और क्या क्या चीजें भारत ने इसके अंतर्गत रखे हैं, उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय सौर मिशन, इसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन भी कहा जाता है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 के अंत तक 20,000 मेगावाट की क्षमता प्राप्त करने के लिए 3 चरणों में लागू करने के लिए दीर्घकालीन ऊर्जा योजना का निर्माण किया गया। 20,000 मेगावाट ऊर्जा सिर्फ सौर ऊर्जा की। एज यूजुअली ऊर्जा के कई स्रोत, प्रमुख रूप से देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल यानी जिसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं लंबे समय तक आसानी से,
जो हमारे पास काफी लंबे समय तक उपलब्ध होगा, कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तुलना में। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जिसको आसानी से रिगेन नहीं किया जा सकता, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम पदार्थों की बात अगर हम करते हैं तो 100 वर्षों तक ये हमारे पास होगा, उसके बाद ये धीरे धीरे समाप्त स्थिति में हो जाएगा। लेकिन सौर ऊर्जा को देखें तो हजारों वर्षों तक ये हमारे साथ रहेगा। इस दृष्टिकोण से देखें तो तुलनात्मक रूप से 100 और हजारों वर्षों में काफी अंतर है। हजारों क्या, लाखों वर्षों तक कहा जाए सूर्य की ऊर्जा हमारे साथ रहेगी। और इस दृष्टिकोण से सूर्य की ऊष्मा तुलनात्मक रूप से काफी लंबे समय तक मौजूद रहे। तो सूर्य की ऊष्मा को प्रयोग करके हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करें, इस हेतु नेशनल सोलर मिशन का शुभारंभ किया गया और यह लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकेंगे और इसको 3 चरणों में करने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें सन 2010 से 2013 के तहत 1,000 से 2,000 मेगावाट योजना। ध्यान रखिएगा, इस योजना का नाम जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन भी है, क्योंकि ये ध्यान रखने वाली बात है 2010 में गवर्नमेंट थी कांग्रेस समर्थित, और इस दृष्टिकोण से उस समय के अकॉर्डिंग कांग्रेस के नेताओं के नाम पर योजनाएं बनी थी। उसके बाद जाहिर सी बात है भाजपा समर्पित, भाजपा की गवर्नमेंट आई, तो अब ऐसी योजनाओं में कांग्रेस के किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, लेकिन चूंकि योजना दीर्घकालिक थी और 3 चरणों में थी, इसलिए इस योजना का नाम अभी भी जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है। दूसरे चरण में इसको रखा गया कि 2013 से 2017 के मध्य तक इस योजना को के तहत 4,000 से 7,000 मेगावाट तक की ऊर्जा को उत्पादित किया जाएगा। और तीसरे चरण में 2017 से 2022 तक का लक्ष्य रखा गया कि 20,000 मेगावाट योजना में 20,000 मेगावाट ऊर्जा को इसमें उत्पादित किया जाएगा। अब दूसरा मिशन जो इसके तहत अपनाया गया NAPCC के तहत, उसकी चर्चा करेंगे, वो है राष्ट्रीय मिशन एनर्जी एफिशिएंसी गोल। तो नेशनल मिशन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी गोल, नेशनल मिशन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी गोल, को 10,000 मेगावाट ऊर्जा की बचत करने के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा खपत वाले उद्योगों यानी इंडस्ट्रियों में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए कंपनियों के लिए ऊर्जा बचत प्रमाण पत्रों को प्रदान करने की प्रणाली का शुभारंभ किया गया। देखिए, किसी चीज को अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो प्रोडक्शन बढ़ाने की 2 नीति होती है, एक तो उत्पादन को बढ़ा दिया जाए और दूसरा खपत को कम कर दिया जाए। तो उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिकोण से भी मैंने आपसे चर्चा किया जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन, इससे उत्पादन को बढ़ाने को प्रमोट किया गया। लेकिन इसके साथ साथ खपत को भी कम करने के दृष्टिकोण से एक मिशन की शुरुआत की गई, वो है नेशनल मिशन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी गोल। यानी ये लक्ष्य रखा गया कि 10,000 मेगावाट ऊर्जा की खपत को कम किया जाए। इन उद्योगों में और विभिन्न कार्यों के अंतर्गत ये देखा जाता है कि ऊर्जा का खपत बहुत ज्यादा है, तो अनावश्यक जो खपत है, अनावश्यक खपत, उसको लिमिटेड किया जाए, उसे कंट्रोल करने की योजना के तहत इसे रखा गया। इसके बाद जो तीसरा मिशन इसके अंतर्गत रखा गया वो है सस्टेनेबल हैबिटेट पर राष्ट्रीय मिशन, सस्टेनेबल हैबिटेट पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। शहरी नियोजन के मुख्य घटक के रूप में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य शहरी अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग पर अधिक जोर दिया गया। तो यहाँ पर शहरी नियोजन के मुख्य घटक के रूप में, यानी शहरों में जो प्लानिंग किया जा रहा है, या ये कहा जाए तो शहर में जो प्लानिंग्स किए जा रहे हैं उसके दृष्टिकोण से, तो शहरी नियोजन के मुख्य घटक के रूप में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, यानी स्किल्स ऊर्जा को और स्किल्ड ऊर्जा को और उत्पादन करने के दृष्टिकोण से उसको स्किल्ड बनाना, शहरी अपशिष्ट प्रबंधन,
तो रिसाइकलिंग प्रोसेस यानी कि जो शहर में वेस्ट हैं, कचरे हैं, अब आप देखते हैं कि कई टन कचरे प्रति वर्ष हम समुद्र में डंप करते हैं। कहाँ जाता है ये कचरा? अगर आप इस दृष्टिकोण से सोचें तो जितना भी कचरा हमारा उत्पादित होता है, कचरा जनरली हमने कुछ खाया तो उसको डंप कर दिया और उसको बाद नगर निगम की गाड़ी में डंप कर दिया, उसने ले जाकर उसे एक बड़े डंप एरिया में डाल दिया और फिर सारा डंप कूड़ा वो कहाँ जाता है? उसको वेस्ट को जनरली नदियों में जाता है, नदियों से समुद्रों में जाता है और कुछ नहीं तो राष्ट्रीय स्तर से समुद्रों में उसे फेंक दिया जाता है। यथार्थ है और कहीं इसका निष्कासन नहीं हो सकता है। तो ये जो कचरा है बड़े स्तर पे हम इसको डंप करते हैं, अगर हम इसको रिसाइकिल करें तो रिसाइकिल यानी कि इसको पुनर्संशोधित करें, इनको फिर से उपयोग में लाने का प्रयोग करें, तो अब देखा जाए कि जो पन्नी है वो उसको इकट्ठा करके अगर उसका उपयोग किया जाए तो रिसाइकिल में फिर से पन्नी का उत्पादन हो जाएगा। प्लास्टिक है वो खराब नहीं होता, लंबे वर्षों तक वो जीवित रहता है, तो उसके तत्व सड़ते नहीं है, तो उसको भी रिसाइकिल कर लिया जाए। तो रिसाइकलिंग पर अधिक जोर देने के दृष्टिकोण से इस योजना को बनाया गया, जिससे सस्टेनेबल हैबिटेट, इसका नाम रखा गया सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट, संपोषणीय आदतन यानी फिर से संपोषण यानी सही पोषण युक्त आदतन युक्त आदत विकसित करें, जिससे कि हम वेस्ट प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने का प्रयास करें। तो प्रयास करें कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। अब जनरली ये देखा जाता है कि हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में हम कहीं खड़े होकर कुछ खाए और उसको चाय पिए तो फाइबर में पिए और प्लास्टिक के किसी प्लेट में लिए और उसके बाद उसको फाइबर को वहीं फेंक दिया, डंप कर दिया। तो जनरली ये जो डंपिंग हो रही है, ये प्लास्टिक, ये फाइबर, ये बेकार नहीं है, ये सड़ नहीं जाएगा। और जनरली होता है ये कि रात को देखा जाता है कि सफाई के दृष्टिकोण से वो हलवाई या जो ठेले वाले हैं वो सब कुछ कलेक्ट करे और उसके बाद एक किनारे ले जाके उसको आग लगा दिए। उनके दृष्टिकोण से उसने कूड़े को समाप्त कर दिया। अब ये और भी बड़ी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि ये जो कूड़ा है, ये जो प्लास्टिक है, जो फाइबर है, जिनको जलाया जा रहा है, इनके जलने से जो गैसेस निकल रहे हैं वो एनवायरनमेंट को और क्षति पहुंचा रहे हैं। ये और खतरनाक है। और अगर इनको यूं ही फेंक दिया जाए तो ये मिट्टी में जाके नाइट्रोजन को भी मार रहे हैं, यानी मिट्टी के जो नाइट्रोजनस इफेक्ट है उसको समाप्त कर रहे हैं और पॉइजनस बन रहे हैं, टॉक्सिक बन रहे हैं। अतः इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो लेस टू लेस फाइबर या लेस टू लेस प्लास्टिक की चीजों का उपयोग किया जाए और इनका रिसाइकलिंग प्रोसेस, जैसा कि विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों के माध्यम से सरकार और बहुत से ऐसे प्राइवेट क्षेत्र हैं जो इनको रिसाइकिल करके फिर इनको यूज में ला सकते हैं। तो ऐसी सारी हैबिटेट को अपनाना, यानी इस प्रकार से रिसाइकलिंग हैबिटेट को अपनाना, इस प्रकार से अपशिष्ट यानी वेस्ट को काम में लाने की प्रक्रिया के तहत ऐसी योजना का निर्माण किया गया। इस योजना को नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट कहा गया। इसके बाद नेशनल वाटर मिशन की बात करेंगे। ये चौथा मिशन है जो मूल्य निर्धारण और अन्य उपायों द्वारा जल उपयोग दक्षता में 20% सुधार प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ये लक्ष्य रखा गया कि 20% जो है जल के उत्पादन, जल के उपयोग को दक्षता मिले। अब जनरली होता क्या है कि आपने नल खोला हाथ धुलने के लिए, हाथ में साबुन लगाया, नल खुला हुआ है, हाथ को रगड़ रहे, नल को खुला है। अब 20 सेकंड 30 सेकंड तक नल का पानी बह गया और हमने थोड़ा सा हाथ धुला, जबकि उस चीज को हम देखें तो हम सिक्योर करते हुए नल को बंद करके, साबुन लगा करके, फिर धुल करके, फिर नल को बंद करके उपयोग सिक्योरिटी के साथ अगर हम कार्य करते तो हम काफी अच्छे तरीके से हाथ को भी धुल सकते थे और पानी को सेव भी कर सकते थे। इसी प्रकार से नहाने के दौरान ये देखा जाता है कि शॉवर को ऑन कर दिया और लंबे समय तक शॉवर से नहा रहे हैं, पानी बह रहा है, बहुत अधिक एग्रीकल्चरल रूप से भी देखा जाता है, समरसेबल ऑन कर दिया गया और फिर पानी पूरा बहता चला जा रहा है, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा ही पानी बह गया, यूज कम और उसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, यानी उपयोग कम दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है।
जहां पानी का भौम स्तर ठीक ठाक है, यानी भौम स्तर यानी लेवल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल ठीक है, वहां तो हमें इसकी क्राइसिस नहीं है और हम पानी का उपयोग मनमाने ढंग से कर रहे हैं। लेकिन शहर में, देश में बहुत से ऐसी स्थितियां भी हैं, ऐसे स्थान भी हैं जहां पानी का जो लेवल है, जो भौम स्तर है, वो धीरे धीरे गिरता है, लो होता जा रहा है। स्थिति तो यहाँ तक आ गया कि कुछ शहरों में पानी का जो भौम स्तर है 0 हो गया, और जो हमारा फ्रेश वाटर लेवल है वो सबसे ज्यादा पानी अंडरग्राउंड वाटर से हमें मिलता है। अगर वो 0 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे लिए क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, और जल ही जीवन है, और अगर जल नहीं मिलेगा तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे सब सिचुएशन में सोचिए कि जहां पानी का स्तर धीरे धीरे गिरता जा रहा है, पानी का स्तर कम कम होता जा रहा है या गुम होता जा रहा है, ऐसी स्थिति में हम पानी को इस प्रकार से बर्बाद करें तो ये हमारे उचित नहीं है। इसलिए देश और सरकार ये कमिटमेंट बनाने की नेशनल वाटर मिशन के रूप में इस कमिटमेंट को लाया, जिसमें मूल्य निर्धारण यानी वैल्यू, आपके अंदर कंजर्विंग वैल्यू आनी चाहिए, वैल्यूज उत्पन्न हो, जिससे आप अपने अंदर वैल्यूज को उत्पन्न करें कि कितना हो सकता है कि पानी का कंजम्पशन कम कर सके। और इसमें एक टारगेट सेट किया गया 20% वाटर का उपयोग हम इस प्रकार से स्किल्ड होके कम करें, स्किल्ड होकर वाटर का उपयोग करें, जिससे 20% वाटर को हम सुरक्षित कर सके और प्रिजर्व कर सकें, और जिन क्षेत्रों में या जहां पर पानी की किल्लत है वहां पर मात्रा को सस्टेन कर सके। इस दृष्टिकोण से नेशनल वाटर मिशन की शुरुआत की। अब 5वें मिशन की बात करूंगा, डेट इज हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में मैंने आपको पहले से पहले की वीडियो में पढ़ाया है। पारिस्थितिकी तंत्र जो कि यह कहता है कि वह तंत्र यानी वह साइकिल जो कि हमारे जीवन तंत्र और हमारे में सभी जीव आते हैं, सभी जीवों के तंत्र को यानी जीवों की व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार पर्यावरण, ऐसा पर्यावरण जिससे जीवन का तंत्र बना रहे, जीवन का तंत्र यानी लाइफ साइकिल बनी रहे, तो आने जाने और जीवन जीने के लिए जो भी हमारी आवश्यकता वाले तंत्र है वो सुरक्षित। अब इसमें पठार, पहाड़, नदी, सभी प्रकार के इकोसिस्टम की बात आती है, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के तहत इसे आपको स्टडी कराया है। इसी क्रम में यहाँ पर मैं आपको जो यहाँ छठा मिशन की बात कर रहा हूँ वो है हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र, हिमालय की जो इकोसिस्टम है। अब हिमालय अपने आप में एक खूबसूरत तंत्र है। अगर देखें तो हिमालय को सबसे लेटेस्ट माउंटेन्स के रूप में माना जाता है, यानी कि देखा जाए तो पृथ्वी में जो कालांतरित का बदलाव हुआ काल में, तो जो सबसे हाल ही में उत्पन्न पहाड़ थे वो हिमालय हैं, और हिमालय के विषय में माना जाता है कि 33 सागर इसके नीचे है और ये 33 सागर के ऊपर है, और 33 सागर सबसे प्राचीनतम सागर माना जाता है, और इसका पानी सबसे मिनरल युक्त और काफी सुरक्षित माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। और इसी से उद्गमित नदियां होती हैं, और वो नदियां गंगा, यमुना जैसी नदियां हैं जो कि काफी हद तक प्योर वाटर, मिनरल युक्त वाटर हमें प्रदान करता है। इसमें मैंने गंगा पर अपना सेल्फ स्टडी किया। गंगा वाटर पे मैंने कुंभ मेला, चूंकि मेरी टॉपिक था रिसर्च का कुंभ मेला द स्टडी ऑन सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर, जिसमें मैंने कुंभ पर अध्ययन किया, तो कुंभ के दौरान मैंने गंगा पानी पर स्टडी किया। तो गंगा पानी का मैंने LIBS स्टडी किया, एक रिसर्च के माध्यम से, रिसर्च पेपर से मैंने स्टडी किया, जिसमें मैंने स्टडी किया कि गंगा का पानी क्यों इतना शुद्ध है और यह जल्दी से क्यों नहीं सड़ता, काफी वर्षों तक ये सुरक्षित क्यों रहता है, और इसे क्यों पावन माना जाता है। इसके पीछे धार्मिक भावनाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन जैव वैज्ञानिक भावनाओं को अगर हम अध्ययन करें या तथ्यों को अध्ययन करें तो वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं कि गंगा पानी में ये कई महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है ऑक्सीजन लेवल का ज्यादा होना, और दूसरा है बैक्टीरियोफेज वायरस का पाया जाना।
ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो बैक्टीरिया का पाया जाना, जो कि कहा जाए कि पानी के अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो पानी के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया को खा लेता है। तो ये ऐसा वायरस है जो हमारे लिए लाभदायी है, यानी हमें एक प्रकार से फायदा दे रहा है। जब हम स्नान कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर जो भी कीटाणु हैं उनको इस पानी के द्वारा शुद्ध कर दिया जाता है, यानी पानी के द्वारा उनका भक्षण कर दिया जाता है। अब हमारे शरीर के ऊपर जो कीटाणु मौजूद हैं, जो बैक्टीरिया मौजूद है, उनको ये बैक्टीरियोफेज वायरस भक्षण कर लेता है, और वो तो भक्षण करके हमारे शरीर के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया को एंड कर देता है। इसके अलावा जो पानी के अंदर भी जो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं उनका भी भक्षण कर देता है। इस प्रकार से बैक्टीरिया का भक्षण करता है ये वायरस, हमारे लिए मददगार है और ये हमें कोई क्षति नहीं पहुंचाता। पानी के अंदर इसकी मौजूदगी से बैक्टीरिया एंड हो जाते हैं, बैक्टीरिया के एंड होने से जैव तंत्र बढ़ जाता है, जीवन और ज्यादा सुलभ हो जाता है। और हमारे लिए ये और लाभदायक क्यों है? क्योंकि जब हम स्नान कर रहे होते हैं तो हमारे जो ये कहा जाए पोर्स हैं, तो पोर्स में जो छिपे हुए कीटाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको ये नोच नोच के खा लेते हैं। तो गंगा जल की विशेषता ये है कि ये बैक्टीरियाज को खत्म कर देता है, हमारे पोर्स, हमारे छिद्र खुल जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कुंभ के समय में लगभग काफी बड़े प्रकार से कुछ स्पिरिचुअल वेव्स आती हैं। वो स्पिरिचुअल वेव्स ही नहीं है, वो एक प्रकार से ये माना गया है कि वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से कि एक ऐसा संयोग माना जाता है जो हर 11.9 वर्षों पर पृथ्वी पर बनता है, यानी हर 12वें वर्ष, जैसा कि कुंभ की लगने को माना जाता है। तो सौर चक्रों का हर 12वें वर्ष पे पृथ्वी पे आना होता है, और ये सौर चक्र अपने अंदर बड़े मात्रा में पॉजिटिव आयंस लेकर आते हैं। इनकी पॉजिटिव आयंस जो है वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक और रीजन बताया गया है कि हर 12वें वर्ष पे एक संयोग होता है। एक संयोग कैसा, यहाँ पर इस बात को समझने वाली बात है, कैसा संयोग उत्पन्न होता है। तो संयोग ये देखा गया है कि अंतरिक्ष में एक घड़ा नामक घड़े की आकृति बनती है। अब ये घड़े की एक टेम्पररी आकृति है जिसमें देखा गया है कि पृथ्वी के चारों ओर कुछ विशेष ग्रह इस प्रकार से मौजूद हो जाते हैं, विशेष ग्रह मौजूद हो जाते हैं, जो जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस काफी क्लोज आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बृहस्पति का रोल होता है। इससे क्लोज आने से क्या होता है कि इन पर विशिष्ट प्रकार के मेटल्स पाए जाते हैं इन ग्रहों पे, जो कि जनरली पृथ्वी पर भी नहीं पाए जाते। ये मेटल्स जो हैं काफी कहा जाए तो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, और इन पर सूर्य की किरणें पड़ने से रेडिएशन और रिफ्रैक्शन होता है, और वो रेडिएशन रिफ्लेक्शन पृथ्वी के ऊपर आता है। तो ये माना जाता है कि ये वेव्स हमारे लिए पॉजिटिव आयंस का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। अब इस तरीके से देखा जाए तो ये ऊर्जा का संघनन हमारे शरीर पर होगा, जिससे कि हमारा शरीर बेनिफिटेड होगा। इसलिए स्नान करने को अपनाया गया कि स्नान करके हम शुद्ध हो जाएं, जिससे हमारे पोर्स अच्छे से खुल जाएं। तो गंगा नदी की यही विशेषता बताई गई है पानी के अंतर्गत कि ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, बैक्टीरिया का भक्षण कर लेता है, हमारे शरीर के पोर्स अच्छे से खुल जाते हैं, और जब हम फिर बाहर स्नान करके निकलते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो ये पॉजिटिव आयंस की मात्रा बढ़ी हुई है, ये उस पीरियड में हमारे शरीर को बेनिफिटेड करती है, और इससे हमें मेडिसिनल बेनिफिट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा साइंटिफिकल फैक्टर छिपा हुआ है हिमालय से उद्गमित नदियों के पीछे। अब हिमालय की उद्गमित नदियां एक प्रकार से बहुत बेनिफिशियल है, और इसके अलावा हिमालय में जो और भी अन्य इको तंत्र है, इको तंत्र यानी जैव तंत्र है, वो सभी कुछ सुरक्षित रहेगा। तो इससे हमारा जैव तंत्र व्यवस्थित रहेगा। इसलिए हिमालयी तंत्र को यानी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए इस योजना का, इस मिशन का शुरुआत किया गया, जिसमें जैव विविधता, वन आवरण और अन्य पारिस्थितिकी मूल्यों के संरक्षण को लक्ष्य रखा गया। अब जैसे जिम कॉर्बेट पार्क है, और बहुत से ऐसे जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर, शिमला से लेकर के इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, अरुणाचल की स्थिति तक में, तो यहाँ कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। विशेष प्रकार की वनस्पतियां ऐसी वनस्पतियां हैं जिनके विषय में क्या कहा जाए कि वो 20 वर्ष में ही एक बार, जैसे नारी लता।
आपने इस नाम को सुना होगा, और नहीं सुना तो मैं आपकी बात व्याख्या करूंगा। नारी लता ऐसा फल है जो नारी के स्ट्रक्चर का होता है। मैं कभी आपको इसका एक वीडियो भी यूट्यूब पे दिखाऊंगा। नारी लता इस प्रकार से नारी के स्ट्रक्चर को दर्शाता है, और नारी के स्ट्रक्चर का फल समझिए पेड़ पे लटकता है, और ये हर 20 साल पर इन वृक्षों पर उगता है। ये भी देखा गया है कि सिर्फ विश्व में 2 देशों पर, एक तो भारत के हिमालय क्षेत्र में, और एक देखा जाए तो भारत के श्रीलंका के क्षेत्र में। अब इससे कहीं ना कहीं ऐसा जुड़ता है कि शायद हिमालय पर्वत की वह श्रृंखला को, जो कि हनुमान जी ने रामायण काल में हिमालय से उठा करके श्रीलंका ले गए थे, तो शायद वो वनस्पतियां वृक्ष वहां भी पाए जाते हैं। इनका कारण ये एक कल्पना माना जा सकता है, लेकिन ये देखा गया कि हिमालय पे ये वनस्पतियां केवल नहीं है। इस प्रकार से बहुत से ऐसी वनस्पतियां जो जड़ी बूटियां सिर्फ हिमालय से पाई जाती हैं, औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें हिमालय को सुरक्षित रख के ही प्राप्त किया जा सकता है। और धीरे धीरे इकोसिस्टम प्रदूषण की वजह से बिगड़ता जा रहा है, पर्यावरण में बहुत नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। परिणाम स्वरूप जो हमारा इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो रहा है, इतना अधिक प्रभावित हो रहा है कि औषधियां, वनस्पतियां, जैव तंत्र लगभग पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो रहा है। पोलर बियर्स जैसा कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे पाए जाने वाले ये जीव गायब हो गए हैं, एक्सटिंक्ट कैटेगरी में पहुंच गए हैं, शायद हो 1-2 ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार से विशेष प्रकार से प्रजाति के पेंगुइन जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, इनकी संख्या भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो ये देखा गया कि जो विशेष रूप से बर्फ में पाए जाने वाले जैव तंत्र है वो धीरे धीरे समाप्त होने की कैटेगरी में पहुंच रहा है। इसलिए इनको संरक्षित करना, इनको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। For their preservation, it is necessary to do something effectful projects and effective actions in this field. So इसीलिए गवर्नमेंट ने इस योजना को बनाया जिसमें हिमालय में हो रही जो इकोसिस्टम ड्रॉबैक है, डाउनफॉल है, उसको संरक्षित और प्रिजर्व किया जा सके। इसके बाद चर्चा करेंगे NAPCC के तहत जो छठी योजना है वो ग्रीन इंडिया राष्ट्रीय मिशन लक्ष्य, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। इसमें 6 मिलियन हेक्टेयर वनों का वनीकरण और 23% से 35% भारतीय वन क्षेत्रों का विस्तार शामिल है। स्टूडेंट, वन हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वन अगर देखा जाए तो वो फ्लड को ही ना नियंत्रित करने के अलावा हमें बहुत प्रकार से जैव तंत्र को सुरक्षित करने में और बहुत प्रकार से महत्वपूर्ण जो तथ्य है प्रदान करते हैं। और अगर वन को देखा जाए तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में। आपको पता है कि हम ऑक्सीजन का सेवन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के पृथ्वी पर अगर जीव तंत्र है तो वो ऑक्सीजन का होना है। ऐसे सब दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऑक्सीजन बहुत मेजर रोल अदा कर रहा होता है हमारे जीवन को चलाए रखने के लिए, बनाए रखने के। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए तो बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। और मानव के विकास की गतिविधि के दृष्टिकोण से वनों का जो लगातार काटा जाना, वनों को कम किया जाना एक प्रकार से करना। कहा गया कि भारत में वर्तमान में 23% वन है, जबकि वैश्विक स्तर के USGS के अनुसार देखें, यानी यूनाइटेड स्टेट जियोग्राफिकल सर्वे के अनुसार, तो भारत में मात्र 19% वन रहेंगे। प्रकृति में तो हम अगर भारतीय स्टैंडर्ड को देखें तो भी 23% काफी कम है, और इसलिए उसे 33% पे ले जाना जरूरी है। लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी
मानव की बहुत सी ऐसी क्रियाएं इस कार्य में बाधक हो रही है और ये देखा जा रहा है कि वन का लगातार कटना जारी है। तो इस दृष्टिकोण से सरकार ने नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया संचालित किया, जिसमें यह लक्ष्य रखा गया कि वनों की संख्या 23% से बढ़ाकर 33% तक किया जाना चाहिए। नाउ अब हम चर्चा करेंगे अन्य मिशन, दैट इज शत्रु सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को विकसित करने, एग्रीकल्चर को मजबूत करने, एग्रीकल्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृषि समाप्त हो जाए और हम बहुत विकास कर जाए, हमारे पास सोने की प्लेट हो और उसमें खाने के लिए अन्न ना हो, तो जीवन तो खत्म हो गया। और बिना अन्न के तो कुछ भी नहीं हो सकता। अतः विकास हम लाख कर लें, परंतु जिस कारण से विकास कर रहे हैं वो है भोजन, उसको भुला दें तो ऐसा विकास नगर नहीं, ऐसा विकास शून्य है। तो विकास को किया जाए, विकास को द्रुत गति से किया जाए, परंतु सस्टेन होकर किया जाए। ऐसा विकास किया जाए कि हमारा जीवन वर्तमान के साथ भविष्य के रूप में संरक्षित और सुरक्षित रहे और भविष्य के आने वाले संतति के लिए भी बनाया जा सके। देखा जा रहा है कि एग्रीकल्चरल लैंड धीरे धीरे एंड होता जा रहा है। एग्रीकल्चरल लैंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से लगभग प्रभावित काफी हद तक हो रहा है। इसलिए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बनाया गया, जिसमें नेशनल मिशन फोई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फोई का मतलब शत्रु, तो एग्रीकल्चर से जो शत्रु हैं, एग्रीकल्चर को प्रभावित करने वाले जो हैं, उनको प्रभावित करने, उनको दृष्टिकोण से, उनको टारगेट करके ये इस मिशन को बनाया गया। जलवायु लचीले फसल, मौसम बीमा तंत्र और कृषि प्रथाओं के माध्यम से कृषि में जलवायु अनुकूलन का समर्थन करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें यानी फसल को काफी प्रभावित किया जाए, फसल का विकास किया जाए। मौसम बीमा तंत्र यानी ऐसी बीमा दिया जाए एक जो फार्मर्स हैं, जिससे मौसम से अगर उनकी एग्रीकल्चर प्रभावित होती है तो उनको संरक्षित किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक फार्मर अपना पूरा प्रयास करता है कि उसकी भूमि से प्रोडक्शन हो, उसकी भूमि से काफी मात्रा में अनाज निकले, वो अपना पूरा श्रम लगा देता है, लेकिन मौसम का प्रतिकूल प्रभाव कई बार उसके प्रयासों को धता बना देता है। अतः ऐसे दृष्टिकोण से मौसम से अगर वो प्रभावित हो, उसका क्षति ना हो, इस दृष्टिकोण से बीमा, मौसम बीमा योजना, बीमा यानी बीमा तंत्र, ऐसे इंश्योरेंस दिए के वजह से अगर उनकी कृषि खराब होती है तो उन्हें कुछ सहायता मिलनी चाहिए। इसके अलावा कृषि प्रथाओं के माध्यम से कृषि में जलवायु अनुकूलन का समर्थन करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाए, यानी जलवायु के अनुकूलन जो और कृषि में सुधार किया जा सकता है उस पर कुछ लक्ष्य बनाए जाने चाहिए। और कृषि से जो शत्रु हैं, यानी कृषि के जो विरोधी हैं, अब कृषि के विरोधी कौन हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अभी टिड्डा, जो टिड्डे बड़ी पैमाने से देखा जा रहा है कि इस समय कृषि को क्षति पहुंचा रहे हैं, तो इस पर सरकार विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करे जिससे कि कृषकों की मदद हो सके, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। अगली जो महत्वपूर्ण योजना जो इस मिशन के तहत NAPCC के तहत चलाई गई वो है जलवायु परिवर्तन के रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, यानी नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। जलवायु विज्ञान प्रभाव, चुनौतियां और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। अब जलवायु यानी क्लाइमेट चेंज ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ये देखा जा रहा है कि पॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। लगातार बढ़ रही इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से हमारी पृथ्वी में चारों ओर से विभिन्न प्रकार के ऐसे गैसेस पृथ्वी को घेर लिए हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। और ये देखा जा रहा है कि ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड,
CFC, ऐसे गैसेस हैं जो पृथ्वी पर सूर्य की ताप को आने तो देता है पर जाने नहीं देता। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर पर्यावरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। इसलिए असमय, बेसमय, बिना मौसम बारिश हो जा रहा है, अत्यधिक गर्मी बढ़ जा रही है, जाड़ा आता है तो बहुत ज्यादा जाड़ा ही हो जाता है। इस प्रकार से इस पर विचार करना जरूरी है और इस पर सतत रूप से कार्य करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो जलवायु विज्ञान को समझना, उसके प्रभाव पर अध्ययन करना, जो चुनौतियां हमें जलवायु पर मिल रही है उसको नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से, अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए, बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए कई लक्ष्य निर्धारित करने जाने की योजना बनाई जाना इस लक्ष्य के अंतर्गत रखा गया, जिससे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर है, मानक है, उनको अपनाया जाए। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर मानक कैसे, जैसे BS 1 2 3 4 5 आया नहीं, रोक दिया गया, और 6 BS 6 गाड़ी के एमिशंस के दृष्टिकोण से बनाया गया एमिशन। BS यानी भारत स्टेज के ऊपर मैं आपको एक नया वीडियो में पूरी इसके ऊपर मैटर समझाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो BS स्टेज यानी भारत स्टेज एमिशन के ऊपर पूरा एक हिस्टोरिकल और प्रेजेंट बैकग्राउंड तैयार करके एक वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा। इस वीडियो में मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लूंगा कि पर्यावरण से संबंधित ऐसे समस्त जो क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले एक्टिविटीज हैं उस पर कार्य करना, उस पर योजना बनाना और वैश्विक ट्रीटी को अपनाना, वैश्विक ट्रीटी को लागू करना, इस सब चीजों को इसके अंतर्गत रखा जा रहा है। तो मैंने अभी आपको इस वीडियो के अंतर्गत राष्ट्रीय यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के संबंध में जितना हो सकता था महत्वपूर्ण रूप से कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने प्रस्तुत किया। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। बढ़िया लगे तो जाहिर सी बात है लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे फॉरवर्ड करिए। मैं जल्दी आपसे नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। आज मैं आपको जो डिस्कस करूंगा टॉपिक पे वो है ह्यूमन एक्टिविटीज दैट अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट नेगेटिवली, यानी मानव एवं पर्यावरण अंतरक्रिया, मानव जनित गतिविधियां एवं पर्यावरण पर उसका प्रभाव। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो मानवीय पर्यावरण को प्रभावित करती है और पर्यावरण जिससे मानव प्रभावित होता है, उन गतिविधियों का अध्ययन होगा। तो सबसे पहले जिसकी चर्चा करूंगा वो है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। प्रौद्योगिकी, हालांकि प्रौद्योगिकी इंसानों के जीवन को आसान बनाती है, लेकिन जहां इसने मानव के जीवन को आसान बनाया वहीं इसने बहुत सी समस्याएं भी उत्पन्न कर दी। मानव के जीवन को आरामदायक बनाया टेक्नोलॉजी है जिसके बल पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये तकनीकी है जिससे आज आप मेरे से रूबरू हो रहे हैं, साक्षात्कार हो रहा, और आपसे अच्छे से बेहतर रूप से मैं अपनी बातों को, विचारों को दे रहा हूं। फिर भी यह पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। यह खतरा बढ़ते प्रदूषण, विकिरण, संसाधनों का शोषण आदि के कारण है। विकिरण का खतरा बढ़ रहा है। दिन भर मोबाइल फोन, वाईफाई का उपयोग हमारे चारों ओर बढ़ रहा है। इसलिए हम यह नोटिस कर सकते हैं कि इस दौरान मधुमक्खियों जैसे कई छोटे पक्षी और कीड़े नजर नहीं आ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उनकी संख्या गिरती जा रही है रेडिएशंस के। अभी ये आप कहेंगे कि हमारा मोबाइल फोन, वाईफाई कैसे मधुमक्खियों से प्रभावित है? देखिए, जनरली हमारा बॉडी, हमारा जो सिस्टम है वो इतना कहा जाए परिपक्व है कि ये छोटी छोटी रेडिएशन से प्रभावित नहीं होता, लेकिन लंबे अंतराल तक अगर ये हमारे साथ रहेगा तो इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलता है।
लेकिन छोटे जीवों में इसे हम जल्दी देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मधुमक्खियां धीरे धीरे कम होती जा रही। क्यों? क्योंकि वो हमसे तीव्र रूप से रेडिएशन को सुन लेती है। उनके पास ऐसी सेंसर्स होते हैं जिससे कि वो छोटी से छोटी ध्वनियों को भी आवाज दूर से महसूस कर लेते हैं। रेडिएशंस को उनको ज्यादा खतरा होने लगता है और वो उनके जीवन के लिए हानिकारक हो जाता है। हमारे लिए भी इसका प्रभाव नेगेटिव है, धीमे धीमे सही, लेकिन ये एक स्लो पॉइजन के रूप में हमारे शरीर को प्रभावित करने लगता है। यहां तक कि सरकारें इसके हानिकारक प्रभाव को महसूस किए बिना मुफ्त वाईफाई देने की बात आज कर रही है। तो गवर्नमेंट और बहुत से सेक्टर्स मुफ्त वाईफाई और नेटवर्क की दुनिया को और आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो जहां तक ये बढ़ावा भी दे रहे हैं, लेकिन ये बढ़ावा काफी हद तक नुकसान साबित हो रहा है। वाईफाई के साथ लाइब्रेरी या कॉन्फ्रेंस रूम में बैठने से सिर दर्द होने की शिकायत आम हो चुकी है और इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं से ये हमारे मस्तिष्क पर प्रभावित हो रहा है, मस्तिष्क की गतिविधि को काफी हद तक चोट पहुंचा रहा है। अगला जो एस्पेक्ट, जो ह्यूमन एक्टिविटी दैट अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है वनों की कटाई। वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इससे पूर्व की वीडियो में मैंने वनों के ऊपर आपसे चर्चा की। मैंने बताया कि भाई वन जो है, वन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? कई कारण से। एक तो ये फ्लड यानी बाढ़ से हमें बचाता है, रक्षा करता है। विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां, औषधियां सब हमें इनसे मिलते हैं। लकड़ी का प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑक्सीजन। हम कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से रिलीज करते हैं यानी छोड़ते हैं, और वन इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके ले करके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं यानी पेड़। अब ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत है वन, क्योंकि वन में पेड़ों की मात्रा अधिक होती है। लेकिन वन के कटने के साथ साथ ये सारी समस्याएं, जैसे फ्लड की समस्या, बाढ़ की समस्या और वन जीवों के रहने की समस्या, हैबिटेट्स की घटने की समस्या और ऑक्सीजन की मात्रा या लेवल कम होने की समस्या, जिससे कि हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों की समस्या देखने को मिलती है। तो वन का कम होना, डिफॉरेस्टेशन, एक समस्या हमारे लिए बनती है। विकास के विस्तार और शहरीकरण के नाम पर लगातार पेड़ पौधों को कटाई हो रहा है। व्यापक रूप से यह पर्यावरण को दुष्प्रभावित करता है। इस प्रकार हम सुरक्षित सीमाओं से परे प्रकृति और पर्यावरण का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि हम सस्टेनेबल वर्क नहीं कर रहे हैं। लकड़ी आवश्यक है। वन का काटना भी हमारे लिए कई स्थानों पर महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन वन की क्षति को पूर्ति करना हमारी आवश्यक जिम्मेदारी है। हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है। यदि एक पेड़ हम काटते हैं तो उसका एक स्थान, एक पेड़ दूसरा लगाया जाए। अब मैंने देखा बड़े पैमाने पर स्मार्ट सिटी योजना के तहत पेड़ों की कटाई। मेरे कोचिंग के ठीक सामने एक पेड़ हुआ करता था जो कि अक्सर बढ़ जाता था, परिणाम स्वरूप हमारे बोर्ड को ढक देता। तो कभी कभी मन में बड़ा खींच होता था कि ये पेड़ हमारे बोर्ड को ढक देता है, कई लोग सामने आमने से गुजरते हैं, कोचिंग को भी नहीं देख पाते। तो ये हमारे व्यवसाय के लिए शत्रु है, खतरनाक है। लेकिन फिर ये लगता था नहीं, पेड़ है और इससे हमें विभिन्न प्रकार का लाभ है, जीव है, अतः हमेशा कटिंग करा दिया करता था, जिससे कि वो जो लाइन से इलेक्ट्रिसिटी की जाती हैं उनको प्रभावित ना करे, क्योंकि कई बार वो इतने बड़े हो जाते थे कि इलेक्ट्रिसिटी के तार को टच करने लगते थे, उससे खतरा भी था और तार गिर जाने का भी था। तो कटिंग करा दिया करते थे। लेकिन एक दिन मैं अचानक क्लास ले रहा था अंदर, और जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि पेड़ कटा हुआ जमीन में पड़ा था। बड़ा ताज्जुब लगा कि पेड़ कटा हुआ है, इस पेड़ को किसने काट दिया। मैंने देखा यही पेड़ नहीं, इसके पूरे समुदाय को काट दिया गया, यानी कि सामने आमने जितने पेड़ थे वो सारे पेड़ जमीन में नतमस्तक पड़े थे और उनकी शवसैया तैयार की जा रही थी, यानी उनको काट काट के गाड़ियों में उनकी लकड़ियों को रखा जा रहा। बड़ी आर्य मशीन आई और उसने फटाफट पेड़ों को काटना शुरू।
मेरे मन में विचार आया जानकारी लेने का कि क्यों हो रहा है। तो भाई स्पष्ट रूप से जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि वे लीगली इनको घाटा इसलिए जा रहा है ताकि यहाँ पर जो समकोणीय सड़क हैं उनको निर्मित किया जा सके, और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जितने अनावश्यक पेड़ पौधे बीच में आ रहे हैं उन्हें काटना जरूरी है। तो इसलिए इन्हें काट दिया गया और इसके दृष्टिकोण से कि इनकी क्षतिपूर्ति के लिए नए पेड़ लगाए जाएंगे, ग्रीनरी का पूरा विकास किया जाएगा। तो चलो भाई ये बात ठीक लगी कि चलो ग्रीनरी का विकास हो जाएगा तो जो क्षति पूर्ति हो जाएगी, पेड़ फिर से आ जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो छोटे छोटे पौधे पेड़ लगाए गए उनका रखरखाव ठीक से ना होने की वजह से वो सूख गए, डेड हो गए। जिन जालियों से उनको कवर किया था कुछ दिनों में चोर उचक्के वो जाली भी उखाड़ ले गए, सड़क संपूर्ण बन गई और ग्रीनरी के नाम पे जो पौधे और वृक्ष लगाए गए थे वो उनमें से लगभग 90% पौधे वृक्ष सब खराब हो गए, सूख गए। 10% जो जीवित थे वो भी छोटे थे, धीरे धीरे पनप रहे। मन में एक प्रश्न आया, इतनी बड़े पैमाने पे पेड़ों की कटिंग हुई, कटाई हुई, और जो ये पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे थे, क्या ये जो 10% नए पौधे अभी पनप रहे हैं इन पौधों से उतना ऑक्सीजन हमें तुरंत मिल रहा है? होना तो कुछ यूं चाहिए था कि नए पौधों को लगाना चाहिए था जब वह कुछ बड़े हो जाते जिनसे कि हमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलने की दृष्टि दिखाई देने लगती, तब ऐसे पेड़ जो कि सड़क के संपूर्ण या स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बाधक थे उन्हें धीरे धीरे कटिंग करते। तब तक हम किसी तरीके से जैसे अभी आ जा रहे थे आवागमन बनाए रखते, परंतु पेड़ों को पहले काट दिया गया और उनके स्थान पर प्रतिस्थापित नए पौधे वो उतने विकसित हो नहीं पाए। परिणाम पर्यावरण में ऑक्सीजन का स्तर घटना, पर्यावरण में बाढ़ को प्रभावित होना, पर्यावरण दूषित होना, छांव जो एक पेड़ के नीचे आसानी से हमें मिल जाता था उसका खत्म हो जाना, ये सब कुछ काफी मन को दुखी और संतापित करने वाला। तो यहां पर स्पष्ट है कि जो जंगली जानवर, आजकल एक और घटनाएं सुनने को आता है, अक्सर आप लोग न्यूज चैनल पे सुनते हैं कि कोई ना कोई जंगली जानवर, तेंदुआ, कभी कभी तो चीता, जंगल में रहने वाले जानवर शहर में या गांव में घुस आते हैं, उससे बड़ा नुकसान होता है, लोगों में आपातपी बच जाती है। ये जो कारण है, ये जो देखते हैं आपातपी या जंगली जानवरों का आना जाना, ये सारी चीजें इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने तो पेड़ यानी इनके निवास स्थानों को खत्म कर दिया। जब इनका निवास स्थान यानी वन, पेड़ कटते जाएंगे, घटते जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? अतः ये हमारे भूमि पर, हमारे निवास स्थानों पर आएंगे और हम इनके हैं यहाँ जाके निवास करने लगे ने, वनों को काट कर वहां बिल्डिंग अपार्टमेंट खड़ा करते चले जा रहे हैं। तो ये एक वास्तविक रूप से नुकसान है, क्षति है। वनों की कटाई वन क्षेत्र को कम कर रही है और जंगली जानवरों के जीवन को खतरे में डाल रही है। उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है, पीने के पानी के लिए कोई उचित झरनों का या तालाब नहीं है, इसलिए पशुओं की संख्या भी आज घटती जा रही है। यहां तक कि वे विलुप्त हो रहे हैं, यानी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी संख्याएं खत्म हो रही है, कम पड़ती जा रही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए स्टूडेंट्स, तो वन को सुरक्षित रखना, वन को संरक्षित रखना आज हमारी एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। अगली जो फैक्ट जिस पर चर्चा किया जाएगा, जो मानव के दृष्टिकोण से मानव द्वारा किए गए ऐसी गतिविधियां जिनसे पर्यावरण प्रभावित हो रही है, वो है वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेस। वेस्टेजेस ऑफ रिसोर्सेस संसाधनों का बुरी तरीके से बर्बादी। हम दशकों से भूपृष्ठ को खोदकर अपनी जरूरतों के लिए कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ का दोहन कर रहे हैं।
पेट्रोलियम की अधिकांश निकासी भविष्य की जरूरतों की पूर्ति के नाम पर की जाती है। भविष्य में अगर हाइड्रोजन ईंधन प्रौद्योगिकी पेट्रोलियम का स्थान ले लेती है तो पेट्रोलियम भंडार बेकार हो सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक तरीकों के बजाय हम बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग करते हैं, या कोयला एक बार पृथ्वी की सतह में गुहाओं में खोदने पे प्राप्त होता है। ये गुहाएं बाढ़ के समय में परेशानियां पैदा कर सकती हैं और भूकंप का कारण भी बन सकती है, क्योंकि हम जब इनका खनन करते हैं तो वहां एक गड्ढा होता जाता है। जब पेट्रोलियम पदार्थों को हम दोहन करते हैं तो वहां वैक्यूम क्रिएट होता है, प्रेशर क्रिएट। अतः हमें देखा जाए तो इनके अलावा हम मिट्टी, पानी सहित कई संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। अतः हमें इन गतिविधियों पर रोक लगाना चाहिए एवं संसाधनों का प्रयोग मितव्ययता के साथ करना चाहिए। मितव्ययता यानी इकोनॉमिकली यानी कि जितना हो सके कंजूसी से प्रयोग करना चाहिए। यह बात ठीक है कि एक समय आने के बाद अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को खूब अच्छे से विकसित कर लेते हैं तो पेट्रोलियम पदार्थ से इसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इससे फायदा भी है, क्योंकि आज अगर कार्बन एमिशन का प्रमुख इंडस्ट्रीज जो हैं ये काफी हद तक प्रभावित हो रही हैं। नाउ जब चर्चा करेंगे अगले टॉपिक की कि अगले वो कौन से तत्व हैं जो मानव के लिए सबसे ज्यादा मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण के लिए क्षति पहुंचा रहा है और मानव को नुकसान पहुंचा रहा है, वो है पॉल्यूशन। चौथा बिंदु पॉल्यूशन। प्रदूषण, पॉल्यूशन एक वाक्य में कहा जाए तो हर वो चीज जो हम ना चाहें, ऐसा बदलाव जो हम ना चाहें, अनवांटेड वेस्ट, अनवांटेड चेंज। यानी एक लाइन में कहा जाए तो प्रदूषण क्या है? ऐसा बदलाव जो हम ना चाहें वो हो जाए तो वो पॉल्यूशन है। मनुष्य वातावरण को अत्यधिक प्रदूषित करता है, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण, प्रकाश और यहाँ तक कि मिट्टी प्रदूषण में भी शामिल योगदान है। या मानव गतिविधियां जैसे कि यात्रा, बिजली उत्पादन, औद्योगिक अपशिष्ट यानी औद्योगिक वेस्ट, नदियां, पॉलीथीन अपशिष्ट यानी पॉलीथीन का वेस्ट, कृत्रिम तरीके से कृषि जैसे लगातार डीडीटी या कीटनाशकों का छिड़काव, सेलफोन जैसे तमाम प्रकार के वाइब्रेशंस हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वाईफाई आदि इसके कारण माने जाए। अब हर वो चीज जो हमारे अनुकूल परिस्थिति को प्रभावित कर दे, हर वो चीज हमारे वर्तमान की स्थिति को नुकसान पहुंचा दे, वो क्या बोला जाएगा, वो क्या माना जाएगा, उसे हम प्रदूषण के दायरे में रखेंगे। तो आज हम एक बेहतर रूप से आपसे क्लास ले रहे हैं। अचानक यहीं पर एक जोर से कोई माइक पीछे आगे कहीं बजाने लगा। हमारे आपके बीच का जो वार्तालाप का क्रम बेहतर चल रहा था वो प्रभावित हो जाएगा। ये प्रभावित होना प्रदूषण होगा।
क्योंकि हम ऐसा बदलाव नहीं चाहते। हमारे आपके जीवन बेहतर रूप से चल रही थी, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो भी एक प्रदूषण है। हम क्लास में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो कि लगातार क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो भी प्रदूषण है। इस प्रकार से अनचाहे बदलाव को प्रदूषण की कैटेगरी में, दायरे में रख सकते। ये प्रदूषण न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पशुओं और पौधों के लिए भी हानिकारक होता है। यह प्रदूषण स्वस्थ जीवन की अवधि को घटाता है। प्रदूषण काफी हद तक हमें नुकसान पहुंचाता है। ये प्रदूषण है जिसने प्रकृति में ऊष्मा की मात्रा बढ़ा दी है, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम। और आज स्थिति ये हो गई है कि पृथ्वी का जल स्तर, समुद्र का जल स्तर धीमे धीमे बढ़ने लगा है और कुछ ऐसे द्वीप हैं जो अब जलमग्न हो गए हैं और कुछ ऐसे द्वीप हैं जो जलमग्न होने की स्थिति में। एक सर्वे के अनुसार कुछ वर्षों के बाद ऐसी स्थिति आएगी कि लगभग 20,000 द्वीप जो कि अच्छे खासे डेंसिटी पॉपुलेशन के साथ हैं वर्तमान में, वो जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, यानी जलमग्न हो जाएंगे। तो ये वास्तव में एक सीरियस प्रॉब्लम आज की डेट में हमारे सामने बनी हुई। इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। सो प्रदूषण को नियंत्रित करना हमारी वर्तमान की आवश्यकता है। यहाँ के एक पॉइंट की चर्चा करूंगा, दैट इज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, पारिस्थितिक पदचिन्ह। इस पर प्रश्न आया था एग्जामिनेशन में। पारिस्थितिक पदचिन्ह क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसे कहते हैं, तो इसकी चर्चा है। क्या है ये? दैट इज पारिस्थितिक पदचिन्ह पृथ्वी की पारिस्थितिक क्षमता के मुकाबले प्राकृतिक संसाधनों के मानव उपभोग का आकलन करता है। यानी कितना है और कितना उपभोग हो रहा है। ठीक है, कितना संसाधन है और हम कितना उपभोग कर रहे हैं। पदचिन्ह की गणना हमारे उपभोग की आदतों का सूक्ष्म स्तर पर ध्यान रखते हैं। इससे हम अपने आदतों का अनुकूल अनुरूप उपयोग संशोधित करेंगे। जितना उपयोग उतना उपयोग करें जितने की हमें आवश्यकता है, और मितव्यता के साथ करें कि प्रकृति में उतनी मात्रा हो भी। इसकी गणना का उद्देश्य लोगों को इसे अधिक स्थायी बनाने के लिए हमारे उपयोग व्यवहार को बदलने की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करना है। पारिस्थितिकी पदचिन्ह वैश्विक हेक्टेयर में मापा जाता है। यहाँ पर इसकी माप जो है वैश्विक हेक्टेयर। एक बार पुनः समझाऊंगा। पारिस्थितिक पदचिन्ह या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जिसका मतलब है कि प्रकृति में कितना संसाधन मौजूद है और हम कितना उसका उपयोग कर रहे हैं, इसका तुलनात्मक अध्ययन करना। अर्थात उतना उपयोग करना, उस तरीके से उपयोग करना कि उसके संसाधन मौजूद रहें और सस्टेन रूप से, यानी संपोषण रूप से उपयुक्त लंबे समय तक होता रहे। इसे कहेंगे पारिस्थितिकी पदचिन्ह यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है जिस पर एग्जाम में पूछा जाता है, उसकी चर्चा करूंगा। दैट इज इकोटोन। इकोटोन का मतलब हो गया, दैट इज इकोटोन दो अलग अलग पौधों के बीच वनस्पति का संक्रमणकालीन क्षेत्र। इकोटोन मतलब दो अलग अलग वनस्पतियों के बीच की बफर स्टेट। बफर स्टेट जैसे कि वन और चारागाह दो सीमावर्ती समुदाय के प्रभाव से एक दूसरे पर किनारे प्रभाव को जमा। एग्जाम्पल के रूप में वन है और इधर शहर है, बीच में जो बफर स्टेट है, कहा जाए चारागाह का स्थान है, या जहां पर जानवर विचरण करते हैं, यानी सीधे मानव की एक्टिविटी से ना जुड़ा हो, यानी शहर और वन के बीच का जो कुछ क्षेत्र है उसे इकोटोन है। इस फीचर से इसलिए मैंने क्या कि एग्जामिनेशन में इन दोनों पर एक प्रश्न पूछा गया था, एग्जामिनेशन में आया था। तो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करी कि ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इफेक्ट द एनवायरनमेंट, मानव को प्रभावित करने वाले मानव की गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या क्या है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए। मैं जल्दी अन्य वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।